हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडर्स स्पेस एकेडमी। आज जो हमारा एमपीपीटीसीएल के लिए कोर्स जो रनिंग है 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी आज क्लास नंबर 5 होने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है हम कौन सा सब्जेक्ट को डील कर रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी। तो आज उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे, डीसी सर्किट्स का पार्ट 4 देखेंगे। सबसे पहले क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ बेसिक्स देखा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। फिर हम सर्किट के डीसी सर्किट के बारे में देख रहे हैं। तो अभी हम उसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। कल हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर थेवेनिन में हमें रेजिस्टेंस निकालना रहे तो उसके 3 तरीके के केस हो सकते हैं। तो केस नंबर 1 हमने कल डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम क्या था, सिंपली क्या करना था, लोड को हटाना था और उसके अक्रॉस आरटीएच निकालना था, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स था। बट अगर क्या हो कि सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो सर्किट में, तो किस तरीके से हम आरटीएच को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो जिस सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डेड नेटवर्क। मतलब उसमें कोई भी पावर नहीं है, वो डेड नेटवर्क पूरा डेड है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज नहीं होते, तो उस नेटवर्क को डेड नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर आपको आरटीएच या फिर आरएन मतलब नॉर्टन रेजिस्टेंस या थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अब सप्लाई तो हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, अगर जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अज्यूम कर लेते हैं। या तो हम करंट सोर्स अज्यूम कर लेते हैं 1 एम्पियर का, या हम वोल्टेज सोर्स अज्यूम कर लेते हैं 1 वोल्ट का, और मान लेते हैं उससे आईएल करंट निकल रही है अगर वोल्टेज सोर्स अज्यूम कर रहे हैं तो, और करंट सोर्स अज्यूम करते हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज वीटी मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम 1 एम्पियर का करंट सोर्स मानते हैं तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो मैंने जब 1 एम्पियर का क्या माना, करंट सोर्स, तो उसके अक्रॉस वोल्टेज वीटी होगा। तो जब मैं उस वीटी को फाइंड कर लूँगा तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, आरटीएच निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से जब मैं 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मानता हूँ तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में मैं मान लेता हूँ आई ऑफ टी या आई ऑफ टी मान लेते हैं। ठीक है, आई ऑफ टी करंट मेरी निकल रही है, तो आई ऑफ टी करंट निकल रही है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मेरा अगेन वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो वोल्टेज मैंने 1 वोल्ट माना तो 1 अपॉन में करंट मेरी आई ऑफ टी निकल रही है। ठीक है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, रेजिस्टेंस फिर से कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे इस तरीके का अगर मुझे नेटवर्क मिल जाता है जहाँ पर क्या एक डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है और यहाँ सर्किट में कोई भी क्या है, मान लीजिए मुझे इस तरीके की सर्किट दी है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा, एक अपनी तरफ से सोर्स कंसीडर कर लूँगा, ये डेड नेटवर्क है तो कितना 1 एम्पियर का, और उसके अक्रॉस क्या मान लेता हूँ, वीटी वोल्टेज एज्यूम कर लेता हूँ ताकि मैं आरटीएच कैलकुलेट कर सकूँ। अब मैं क्या है, रेजिस्टेंस में केसीएल जो लगा केवीएल लगाऊंगा इस लूप में। बट क्या है, मैं इस लूप में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, केवीएल लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज पता होना चाहिए। तो मुझे इस एलिमेंट के अक्रॉस का वोल्टेज नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले लूप में केवीएल लगा लूँगा ताकि मुझे सबका वोल्टेज पता हो। तो यहाँ से मेरी 1 एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ से 2 वी नॉट की करंट आ रही है, तो मिलके क्या हो जाएगी 1 + 2 वी नॉट। ठीक है, तो जब हम केवीएल लगा के घूमेंगे सर्किट में तो क्या हो जाएगा, माइनस का वीटी प्लस 4i, क्योंकि यहाँ से 1 करंट फ्लो हो रही है तो 4 इंटू 1 4 ही होगा। फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस है तो 1 इंटू यहाँ से करंट है 1 + 2 वी नॉट, यहाँ से 2 के पास कितनी करंट है 1 + 2 वी नॉट। तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम वी नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप ध्यान से देखें। तो जो वी नॉट है, हमें कहाँ पर इसके अक्रॉस वी नॉट दिया हुआ है, तो वी नॉट की क्या है, वी नॉट यहाँ का वोल्टेज है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ से करंट कितनी जा रही है 1 + 2 वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो करंट है, जो यहाँ करंट है 1 + 2 वी नॉट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ से मेरी वी नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। वी नॉट की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी टी की वैल्यू मिल जाएगी। और वी टी की वैल्यू मिलने पर मुझे कुछ नहीं करना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है। करंट मैंने क्या माना था, 1 एम्पियर का सोर्स है, तो जितना मेरा वोल्टेज आएगा उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमें डेड नेटवर्क आ रहा है तो हमें क्या मानना है, 1 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स मान के उससे करंट फाइंड कर लेनी है, या फिर 1 एम्पियर का करंट सोर्स मान के उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक तरीके का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये जैसे नेटवर्क था, यहाँ मुझे रेजिस्टेंस फिर से निकालना था, तो मैंने क्या करा, इस बार मैं करंट सोर्स मान लेता हूँ। मैंने करंट सोर्स मानी, उसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है। अब मेरी करंट क्या है, यहाँ से 1 एम्पियर जा रही है और यहाँ पर आई चली गई, तो यहाँ क्या बची 1 - आई, क्योंकि मैंने क्या हुआ, आई इधर चली गई, 1 में से क्या हुआ, आई कम हो गई, तो 1 - आई इधर चली गई, तो 1 - आई जो बची वाली इधर जाएगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से 2i नीचे जा रही है, तो अब क्या होगा, 1 - आई में से 2i फिर से नीचे चली गई, तो अब क्या हो जाएगा 1 - 3i। तो 1 - 3i मेरी ऊपर जा रही है। ठीक है, अब मुझे सारी करंट पता है, मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज इस एलिमेंट के अक्रॉस सेम होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लगाता हूँ, फिर से केवीएल लगाता हूँ।
इसका मुझे एलिमेंट का वोल्टेज नहीं पता, तो इसको छोड़ के बड़े वाले लूप में लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर KVL लगाएंगे, KVL से क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर घूमेंगे तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ये पता है मेरा VT जो है, VT क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो VT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट को हमें I बताया गया है और R यहाँ का क्या है 1। तो मेरा I इज इक्वल्स टू VT है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, VT मेरा I के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को रख कर देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर हम इस सर्किट में घूमें तो सबसे पहले क्या होगा, ये हो जाएगा I, तो ठीक है। और हम इसको क्या कर लेते हैं, VT सबसे पहले यहाँ से घूमना चालू करते हैं, इसके अक्रॉस हमें VT कैलकुलेट करना है ना, तो हम यहाँ से घूमते हैं माइनस का VT, फिर यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू यहाँ से फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इसमें 1 माइनस I3। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं, इस पर KVL लगाया इस सर्किट में, ठीक है। KVL लगाया और इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है, इसलिए हमने उसकी वैल्यू VT रखी है, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगी, यहाँ से VT की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है। VT की वैल्यू निकल कर आ गई 0.32 वोल्ट, ठीक है। जो 0.32 वोल्ट आएगा तो V इज इक्वल्स टू क्या होता है I इंटू आर। तो यहाँ पर हमने क्या माना है, I तो 1 एम्पियर माना है, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस है मेरा वही निकल कर के आ जाएगा, मेरा जो रेजिस्टेंस है मेरा वही क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा वोल्टेज जो है वही मेरा रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब जो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज कैलकुलेट करा वही मेरा RTH के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे जब डिपेंडेंट सोर्स होता है तो हमें क्या माननी पड़ती है, 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स मान सकते हैं, 1 एम्पियर की करंट सोर्स मान सकते हैं, और उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज या करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कैलकुलेट करा, वोल्टेज कैलकुलेट करा। अगर मुझे चीज़ें नहीं भी पता, ठीक है, मैं इसको अगर बाई चांस मुझे नहीं पता है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो मुझे पता है वो मैं निकालूंगा। जब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल आ गए VT और I, फिर मैं क्या करूँगा, I और VT का रिलेशन देखूंगा। मुझे यहाँ से I और VT का रिलेशन मिलेगा, मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा, I की वैल्यू VT के फॉर्म में, क्योंकि मुझे यहाँ से VT कैलकुलेट करना है, देन मेरा RTH निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक थर्ड तरीके का केस और बनता है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों सोर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम VOC अपॉन ISC, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस निकल जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसमें से करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है। तो हमें अलग अलग कंडीशन में दिया हुआ है कि जब मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो मुझे वोल्टेज कितना मिल रहा है 5 वोल्ट। जब मेरा रेजिस्टेंस 0 है तो मुझे करंट कितनी मिल रही है 2.5 एम्पियर। तो देखिए जब इनफाइनाइट है मतलब क्या है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में मुझे क्या मिल रहा है 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, तो VOC मिल रहा है। जब R 0 है मतलब शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है 2.5 एम्पियर। तो जैसा हमने थर्ड केस देखा, RTH क्या होता है VOC अपॉन ISC, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मेरा क्या है 5 वोल्ट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट क्या है मेरी 2.5, तो 2.5 को ऊपर लिखेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये क्या निकल कर आ जाएगा, डेसिमल हटाने पर 10 ऊपर चला जाएगा तो 2 एम्पियर निकल कर यहाँ से 2 ओम निकल कर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप वोल्टेज की वैल्यू निकालो इस R को 3 मान के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या पता है RTH पता है, ठीक है। तो ये देखिए हमें ये पता है VTH मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज, और साथ में रेजिस्टेंस पता लग गया RTH। अब हम लोड कितना लगा दें 3, जो हमसे बोला गया है कि R को क्या मान लो 3 ओम मान के सॉल्व कर लो, तब हम R 3 ओम लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से टोटल वोल्टेज इंटू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, तो उससे हमारा वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखा आपने कि जब दोनों सोर्सेज प्रेजेंट होंगे हमारे पास, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो हमें क्या करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट का रेशो लेकर हमें RTH कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा आते नहीं है क्वेश्चन, पर जो आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब हम इस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के बाद जो हम RTH निकालते हैं, जो हमने देखा अभी 3 केस से हम निकालते हैं, उस RTH को हमें क्या करना है, जो हमने देखा 3 तरीके से हम 3 केसेस बनते हैं RTH निकालने के, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस प्लस डिपेंडेंट नेटवर्क में। तो जब RTH निकल जाएगा तो हमें क्या करना है, जो लोड रेजिस्टेंस है उसको RTH के इक्वल कर देना है, ठीक है। अब जैसे हम उसको RTH को क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के इक्वल करेंगे,
तो उस केस में हमारी क्या होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, VTH स्क्वायर मतलब जो थेवेनिन का वोल्टेज है उसका स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू RTH, ठीक है। इसका रिजल्ट, इसका डेरिवेशन होता है, पर एक क्रैश कोर्स है तो हम इतना डीप में नहीं घुसते, हमें याद रखना है मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, VTH स्क्वायर अपॉन में 4 RTH, ठीक है। अब और ये जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम होता है उसकी इफिशियंसी कितनी होती है, 50% होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लीनियर नेटवर्क है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले थेवेनिन सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पर VTH और RTH मान लेते हैं इसको RTH, ठीक है। तो VTH और RTH निकल जाएगा, फिर हमें लोड रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है उसको RTH के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, वेरिएबल लोड के लिए। मतलब जब लोड को हम वेरी कर सकते हैं तभी तो हम उसे RTH के बराबर करेंगे, ठीक है। अगर लोड फिक्स्ड है तो मेरी थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लगा कर देखते हैं, ये VTH दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, RL जो है उसको RTH के बराबर करना है। तो RL को क्या करेंगे, RL 2 ओम दिया हुआ है उसको RTH के बराबर कर देंगे। जो RL है उसको RTH के बराबर कर देंगे तो RL भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो VTH 10 दिया हुआ है तो 10 स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू RTH जो हमने यहाँ पर देखा, RTH हमें कितना दिया हुआ है, 2 ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकल जाएगी, पावर मैक्सिमम कितनी ट्रांसफ़र होने वाली है, ठीक है। और इफिशियंसी जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी इफिशियंसी कितनी रहती है, 50%, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस जब हमें क्या दिया हो, इस तरीके की सर्किट दी हो जहाँ हमारा RL फिक्स्ड है, मतलब RL को हम वेरी नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमारा MP जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है नॉट एप्लीकेबल होगा। क्यों, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमारा कहाँ पर लगता है, सिर्फ वेरिएबल लोड के लिए लगता है, ठीक है। तो जहाँ पर लोड हमारा वेरी नहीं कर रहा है वहाँ हम इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए अगर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है लोड में, तो यहाँ पर लोड तो फिक्स है, लोड को देखिए फिक्स रखा गया है, लोड को वेरी नहीं करवाया गया है। वेरी का सिंबल इस तरीके का होता है, वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे RS की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि क्या करना है, मुझे RL और RS को सेम करना है तो मैं इसको भी 2 ओम कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए जब लोड वेरी कर, हमारी थ्योरम कब किस पे लग रही है कि हमें RL को RTH के बराबर बनाना है, ना कि RTH को RL के बराबर बनाना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखिए ऑप्शन के थ्रू भी इसको अगर समझे हम कि हमें क्या करना होता है, RL को सोर्स रेजिस्टेंस या RTH के बराबर बनाना होता है, इस RL को RTH के बराबर, ठीक है। ये कंडीशन होती है, बट यहाँ पर फिक्स लोड के केस में अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पर लोड कैसा फिक्स, तो अप्लाई नहीं होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो फिर ऑप्शन क्या होगा, तो हम ऑप्शन में देखें कि अगर मैं 2 ओम को कंसीडर करता हूँ सबसे पहले RS की वैल्यू, तो 2 ओम कंसीडर करूँगा तो करंट मेरी क्या निकल जाएगी, 10/4 मतलब 2.5, और पावर मेरी 12.5 निकल कर आएगी। फिर मैं अगर 4 को कंसीडर करता हूँ तो अगेन मेरी करंट क्या निकल जाएगी, 5/3, और मेरी पावर 5.45। फिर मैं अगर 0 को कंसीडर करता हूँ तो मेरी करंट क्या निकलेगी, 5 एम्पियर, और मेरा पावर क्या निकलेगा, I2R से 50 वाट। तो सबसे ज़्यादा पावर हमें कहाँ मिल रहा है, 50 वाट में। और वही हमसे पूछा था मैक्सिमम पावर किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जब 0 रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तब 50 वाट। तो आपको क्या याद रखना है, जब अगर हमें लोड की बात करें, वेरिएबल लोड की, तो हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से उसको लोड रेजिस्टेंस को RTH के बराबर कर देना है, ठीक है। बट अगर हमें सिर्फ यही बोल दे कि आप सोर्स रेजिस्टेंस कितना लगाओगे, तो सोर्स रेजिस्टेंस के केस में हमें क्या करना है, जितना कम हो सके। जैसे देखिए यहाँ पर 4 और 2 को कंपैरिजन करें तो 2 में हमें ज़्यादा पावर मिल रही थी, यहाँ पर हमें कम मिल रही थी 4 में, 2 पे हमें ज़्यादा पावर मिल रही थी। तो जितना कम रेजिस्टेंस हमें ऑप्शन में दिया उसे हमें टिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि मैक्सिमम पावर कब लगती है, जब हमारा लोड वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा तो जितना मिनिमम हो सके हमें उतना मिनिमम लेकर चलना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से सीखा कि जब लोड हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, तो वी हैव टू, जब हमारा लोड फिक्स है तो वी हैव टू ट्रांसफर थ्योरम पावर देन, ठीक है। ये जो हमने क्या सीखा अभी यहाँ पर, जब हमारा लोड फिक्स होता है तो अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखना है तो हमें इस तरीके का रेजिस्टेंस चूज करना होता है कि हमारी क्या हो, सबसे मैक्सिमम, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे मिनिमम हो ताकि हमें मैक्सिमम पावर मिले, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा, ये चीज़ उसी को वर्ड्स में लिख दिया यहाँ पर कि जो सबसे लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो लेना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए इस केस में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस लेना है, ठीक है। जब मैं इंटरनल RTH को सबसे RTH इस तरीके से चूज़ करना है कि हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो तो हमें सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है, उसको मैंने यहाँ पर वर्ड्स पे लिख दिया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि देखिए फिर से वही बोला है कि क्या रखना है इधर आर, फिर से हमें RTH वेरी करवाने का बोला है, मतलब इस चीज़ को हमें क्या करना है, वेरी करना है। और ये हमारा लोड फिक्स है, जब लोड फिक्स है तो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगेगी क्या, नहीं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको करना है कि सबसे मिनिमम वैल्यू निकले। तो मैं क्या करूँ, अगर 3 रखूँ तो फिर मेरा क्या होगा 1/3 प्लस 1 ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस मेरा कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 6, 1 + 3 मतलब ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 2 मेरा निकल कर क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 4/2। ये हो जाएगा 3/6 मतलब ये हो जाएगा 1/2, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस मेरा निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0 रख दूँ यहाँ पर तो मेरी करंट जो आ रही है वो कहाँ से फ्लो जाएगी, पूरी करंट शॉर्ट सर्किट से फ्लो जाएगी, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस फिर से 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था अभी जो वर्ड्स के फॉर्म में लिखा कि हमें क्या करना है, जब भी हमें RTH को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब क्या हो लोड फिक्स हो और हमें क्या करना हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम चूज करनी हो तो हम RS की वैल्यू ऐसी चूज करते हैं, रेजिस्टेंस की सबसे लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर करा कि हमें क्या करना था, उसको लोएस्ट रखना था, तो हमने 0 चूज करा, सबसे लोएस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, जब कोई लीनियर पैसिव या बायलैटरल नेटवर्क दिया होता है तो हमारा जो रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट का रेशियो अपॉन में एक्साइटेशन मतलब इनपुट का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। व्हेन द पोजीशन ऑफ सोर्स एंड लोड आर इंटरचेंज, मतलब क्या है, देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एक मेरा लीनियर पैसिव नेटवर्क है, ठीक है। इसमें मैंने क्या दिया, एक्साइटेशन दिया, उसके कारण मुझे रिस्पॉन्स में करंट मिली। अगर मैं क्या करूँ, एक्साइटेशन को जहाँ मेरा रिस्पॉन्स था वहाँ पर मैं एक्साइटेशन लगा दूँ, तो जहाँ मेरा एक्साइटेशन था वहाँ पे मुझे सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये भी क्या है मेरा लीनियर पैसिव नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या समझ रहा हूँ कि मेरा रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का जो रेशो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशो कांस्टेंट होता है। मतलब कि मैं अगर यहाँ पर I1 करंट जो थी मेरी रिस्पॉन्स में मुझे I1 मिल रहा था, इनपुट में मैं क्या दे रहा था V1, वो क्या होगी अगर मैं चेंज भी कर दूँ तो I2 और I2 अपॉन V2 के बराबर होगी, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये कब एप्लीकेबल होता है, ये लीनियर और पैसिव नेटवर्क जब होते हैं तभी ये क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। डिपेंडेंट सोर्स के इसमें ये हमारा नहीं होता है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज में नहीं होता है। हमें क्या होना चाहिए, इस जो बॉक्स बना है यहाँ पर क्या होना चाहिए, लीनियर पैसिव नेटवर्क होने चाहिए, मतलब यहाँ पर RLC का कॉम्बिनेशन होगा तभी ये क्या होगा, हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम वैलिड होगा, ठीक है। और नॉन लीनियर पे वैलिड नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर डायोड वगैरह लगे हुए हैं तो हमारी सर्किट सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स, एक तो हमारा सर्किट में क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तभी उसका एक्साइटेशन हमें उसके एक्साइटेशन से हमें रिस्पांस देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई, और साथ में साथ नॉन लीनियर नेटवर्क नहीं होना चाहिए, वरना हमारा क्या होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ क्या बोला है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम हमें अप्लाई करना है। तो मैंने क्या कहा, इस चीज़ को पढ़िए आप, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। यहाँ पर कितने सोर्स हैं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो कैन नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि मोर देन यहाँ पर क्या है 1 वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैंने क्या कहा था, रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, 1 एम्पियर, रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है 1 एम्पियर, और यहाँ पर क्या दे रहे हैं, एक्साइटेशन 14 वोल्ट का दे रहे हैं हम, है ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, हमारा एक्साइटेशन कितना है, फिर से 14 वोल्ट का, और यहाँ पर करंट कितनी होगी, तो अगेन क्या होगा, इसको हम यहाँ पर भेजेंगे तो हमारी करंट क्या निकल कर आ जाएगी, 1 एम्पियर। तो आपको क्या समझ आ रहा है, हम चीज़ें चेंज भी कर दे तो हम उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये अगर प्लस है ये माइनस है, तो करंट मेरी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही थी, यहाँ से है। अब इनने क्या करा, प्लस नीचे कर दिया, माइनस ऊपर, तो करंट मेरी यहाँ से यहाँ फ्लो होगी। बट रेशियो जो हमारा रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो क्या है, अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज करने से सिर्फ जो हमारा, अगर हम एक्साइटेशन की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जो एक्साइटेशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्स की भी डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी, ठीक है, बाकी कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब टेलिजेंस थ्योरम देखते हैं। टेलिजेंस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ये सेम हमारी KVL की तरह होती है, किसी भी नोड पर हमारा जो करंट होता है वो 0 होता है, यही कि हमारे को KCL सिखाता है। उसी तरीके से क्या होता है, ये हमें बताता है किसी भी सर्किट में क्या होता है, जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी पावर एब्जॉर्ब भी होती है, ठीक है। मतलब
टेलिजेंस थ्योरम हमारा किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है, जिस तरीके से हमारा केसीएल चार्ज कंजर्वेशन पे डिपेंड होता है। तो टेलिजेंस थ्योरम हमें क्या बोलती है, एनर्जी या पावर कंजर्वेशन के बारे में हमें बताती है, ठीक है। इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जितने भी एलिमेंट सर्किट में पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो नेट पावर एब्जॉर्ब हो रही है सर्किट में वो कितनी हो रही है, 0। मतलब जितनी भी पावर क्या हुई, जितनी पावर हमने डिलीवर करी उतनी पावर सर्किट में एब्जॉर्ब हो गई, तो नेट पावर हमें कितनी मिलेगी, 0। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्यों होता है, ये देखिए रीज़न भी लिखा हुआ है क्यों होता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट क्या करते हैं, जो हमारे एक्टिव सोर्स हैं वो क्या करते हैं, पावर सप्लाई करते हैं, और जो हमारे पेसिव सोर्स हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए क्या कंडीशन बन जाती है, जितनी पावर डिलीवर होगी उतनी पावर एब्जॉर्ब होगी, तो नेट पावर क्या निकल के आ जाती है, 0। तो ये थ्योरम किस पे एप्लीकेबल होती है, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्टिव, पेसिव, सभी पे थ्योरम क्या होती है, वैलिड होती है, ठीक है, टेलिजेंस थ्योरम। अब हम और चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन थ्योरम देखते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक नेटवर्क है, मैंने एक लोड लगाया वो, उसमें करंट क्या आ रही है, आई, और उसके अक्रॉस का वोल्टेज है आई इंटू आर, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज कितना है उसके अक्रॉस, आई इंटू आर, तो मैं उस वोल्टेज की टर्म्स में इसको वोल्टेज सोर्स बना सकता हूँ, और जिसमें करंट मेरी कितनी आ रही है, सेम आई, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें करंट कितनी आ रही है, आई, तो मैं क्या कर दूँ, करंट मेरी आई यहाँ पर आ रही है तो करंट सोर्स बना दूँ नीचे की डायरेक्शन में, और जितना वोल्टेज है उतना वोल्टेज में इसको रिप्रेजेंट कर दूँ। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम हमें क्या कहती है कि कोई भी डीसी बाइलेटरल नेटवर्क है उसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे, बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स प्रोवाइडेड करंट सोर्स, करंट एंड वोल्टेज रिमेन अक्रॉस द ब्रांच। मतलब देखिए हमें क्या करना है, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो हमें क्या करना है, हम उसको किसी भी एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस क्या करना है, हमें करंट और वोल्टेज के रेशो, करंट और वोल्टेज जो उसको सेम रखना है, वो चेंज नहीं होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कहाँ पर अप्लाइड होती है, ये लीनियर और नॉन लीनियर दोनों सर्किट पे हमारी अप्लाई हो जाती है, मतलब नॉन लीनियर एलिमेंट पर भी हमारी थ्योरम लग जाती है, ठीक है। टेलिजेंस सब पे लग जाती है, हमारी जो सब्स्टिट्यूशन है वो लीनियर और नॉन लीनियर पे लगती है, ठीक है। जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या एक रेजिस्टेंस है, उसमें 5 एम्पियर करंट आ रही है, 10 वोल्ट उसके अक्रॉस है, 5 टू 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको या तो 10 वोल्ट का सोर्स ही बना लूँ और लिख लूँ इसमें 5 एम्पियर की करंट आ रही है, तो रेजिस्टेंस मेरा ऑटोमेटिकली कितना निकल जाएगा, 2 ओम, ठीक है। या तो मैं क्या करूँ, इसी को मैं कहूँ कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स बना लूँ, करंट मेरी नीचे जा रही है और अभी भी वोल्टेज मेरा कितना है, 10 वोल्ट। तो इस तरीके से इस थ्योरम को हम समझ सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमें पूछा गया है कि विच इज ट्रू इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम क्या कहता है, हमारी इनिशियल कंडीशन चेंज हो जाती है, इनिशियल कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सर्किट चेंज इफ द नेटवर्क इज रिप्लेस्ड बाय, तो हमारी इनिशियल कंडीशन चेंज नहीं होती है, इनिशियल कंडीशन चेंज, इनिशियल कंडीशन ऑफ सर्किट, ये देखिए इनिशियल कंडीशन जो है सर्किट की वो क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम क्या करें, नेटवर्क के जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर दें वोल्टेज सोर्स, या फिर इक्वल ऐसे वोल्टेज सोर्स से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे जिसका इक्वल वोल्टेज हो, जितना वोल्टेज हमें उस एलिमेंट के अक्रॉस उस टाइम पर मिल रहा था, टाइम इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें भी क्या कहा है, इनिशियल कंडीशन चेंज, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस वोल्टेज जो हमें वोल्टेज मिल रहा है उसको मैंने वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर दिया और करंट भी सेम रखी, तो मेरी क्या वो इनिशियल कंडीशन अभी भी कांस्टेंट रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अब अगली थ्योरम जो है हमारी मिलमैन्स थ्योरम है। मिलमैन्स थ्योरम हमें क्या कहती है कि अगर मेरे नंबर ऑफ इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्ट है और नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो मैंने क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल इम्पीडेंस जिसमें Z इक्विवेलेंट रहेगा और एक सिंगल EMF सोर्स के उसमें उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसकी डायरेक्शन सेम इन्हीं सोर्सेज के बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है E1/Z1 प्लस E2/Z2 डैश 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 EN/ZN, ठीक है। और 1/Z1 प्लस 1/Z2 ऐसे ऐसे करके हम लास्ट तक जाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे आया, तो देखिए अगर आप क्या करते हैं E/Z रखेंगे और उसके अपॉन में 1/Z रखेंगे, तो जब Z ऊपर जाएगा तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरा E = E है। तो आप समझ रहे हैं, जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमें E की ही वैल्यू मिल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। E हमारा क्या होता है, V/R क्या होता है, करंट होता है, तो हम यहाँ से करंट निकाल रहे हैं और नीचे रेजिस्टेंस रख रहे हैं, तो करंट अपॉन रेजिस्टेंस में, करंट इंटू रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, फिर से वोल्टेज बन जाएगा। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको याद रखना है क्या होता है, E/Z अपॉन में 1/Z, ठीक है। और यहाँ पर क्या है,
मेरे जितने भी इम्पीडेंस वो सब पैरेलल में इम्पीडेंस कैसे सॉल्व होते वह यहाँ होता है ना 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 इस तरीके से। तो हमने यही करा है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/zn और उसके ऊपर 1 लगा दिया ताकि वो क्या हो ऊपर जाकर सेम हमें वैल्यू मिल जाए, ठीक है। और इस तरीके से मिलमैन्स थ्योरम हम उसका ड्यूअल देखें तो उसमें करंट सोर्स के लिए भी होता है। अगर नंबर ऑफ करंट सोर्स क्या है सीरीज में कनेक्ट है जिनके पैरेलल में इम्पीडेंस लगे हुए हैं Z1 Z2, तो उससे क्या कर सकते हैं हम सिंगल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में इक्विवेलेंट हमारा इम्पीडेंस के इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सीरीज में जब इम्पीडेंस कनेक्ट है तो उसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा Z1 प्लस Z2 डैश डेट है Zn तक, ठीक है। और अगर मुझे करंट निकालनी है तो करंट मेरी क्या हो जाएगी, मैं I इंटू आर क्या होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करते तो करंट आती है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसको याद रखने में भी कोई ज़्यादा बहुत खास दिक्कत होगी नहीं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें E अपॉन जेड करना है, अपॉन में 1 अपॉन जेड। यहाँ पर हमें क्या करना है I इंटू जेड अपॉन में Z1 प्लस Z2 इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये आपको दो जो फॉर्मूले इनके याद रखने हैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या है, मेरे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है सेम। तो देखिए पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा सेम, मतलब सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मेरे रेजिस्टेंस जब पैरेलल में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए उससे इसको डिवाइड कर देते हैं, तो R/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस एट, पैरेलल में होते हैं कम डिवाइड, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बाकी चीज़ें देखी डीसी सर्किट की, एक दो क्लास में हम डीसी सर्किट खत्म कर लेंगे, फिर हम एसी सर्किट पे इस पर मूव कर जाएंगे। जो इस क्लास का PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आई होप आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी बुक की ज़रूरत है PY की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।